देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें सदा के सामने मौजूद से चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे, देश की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। ग्रामीण रोजगार की रीढ़ माने जाने वाले मनरेगा की जगह केंद्र सरकार के द्वारा वीबीजी रामजी योजना को लेकर किसान संगठन, मजदूर यूनियन और विपक्ष ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है। दोस्तों 2026 की शुरुआत से ही होने जा रहा है तूफानी आंदोलन। बताएंगे कब से होगा आंदोलन दोस्तों, और कौन सा संगठन कब मैदान में उतरने जा रहा है, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी से संपर्क साधने के बाद एनसीपी पार्टी दोनों मिलकर एक होने जा रही है। दोस्तों बताएंगे कुनबा एक होने के पीछे क्या क्या शर्तें रखी गई है, क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने से पहले एनसीपी का एक होना शर्त के तौर पर रखा गया था, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। दोस्तों वहीं पर मध्य प्रदेश को लेकर नई जानकारी आई है। बताएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर कितने कितने लाख लोगों के नाम काटे गए, केरल में कितने लाख लोगों के नाम काटे गए दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी के नेता नितिन गडकरी ने एक बार फिर से मोदी और बीजेपी सरकार के द्वारा करोड़ों लोगों को धुएं में धकेलने के मामले को लेकर जमकर बीजेपी को एक्सपोज किया है। दोस्तों एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है मनरेगा योजना, और उसे हटाकर रीढ़ की हड्डी पर वार किया गया है, इसीलिए पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में मनरेगा वापस लाओ की मांग जरूर कीजिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ढांचे में बदलाव किए जाने को लेकर विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी कानून को लेकर देश की राजनीति और मजदूर और किसान संगठनों ने आंदोलन में जबरदस्त हलचलें मचानी शुरू कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि मनरेगा की जगह लाए गए इस कानून को मोदी सरकार रोजगार की गारंटी की नई योजना बता रही है और ग्रामीण विकास के लिए निर्णायक सुधार बताकर देश की जनता को सुझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। जबकि संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कई सामाजिक संगठन इसे गरीबों और मजदूरों के हक के ऊपर हमला बता रहे हैं। आने वाले महीनों के अंदर यही कानून राष्ट्रीय नीति पर बहस और सड़क से संसद तक संघर्ष का एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि मनरेगा कानून को बदले जाने के मामले पर और मनरेगा को कमजोर करने के लिए यानी खर्चा उठाने का काम पहले केंद्र सरकार का होता था और राज्य सरकार के ऊपर 40% का अतिरिक्त बर्डन डाल दिया गया है ताकि राज्य सरकार पैसा दे, लेकिन राज्य सरकार अगर पैसा देगी तो अन्य जो योजनाएं हैं उसमें पैसे नहीं लग पाएंगे। और कुल मिलाकर दोस्तों ये जानबूझकर साजिश के तहत लेकर आया गया है मनरेगा योजना को हटाकर वीबीजी रामजी योजना, ताकि मनरेगा के तहत मिलने वाले लाभ को कम किया जा सके। और दूसरा सबसे अहम बिंदु यह है कि कानून के अंदर कटाई बुआई के चरम मौसम में यानी जब कटाई और बुआई का टाइम चल रहा होता है, पीक सीजन चलता है खेती का, उस समय में इस योजना के संचालन को सीमित या अस्थायी रूप से रोकने की अनुमति देना है। यानी ये प्रावधान लाकर बड़े किसानों और खासकर जो साहूकार है और जो जमींदार है उनको फायदा पहुंचाने के लिए नियम में बदलाव किया गया है। क्योंकि अगर बुआई और कटाई के टाइम में मनरेगा योजना के नाम पर ये लाई गई जी रामजी योजना नहीं होगी तो फिर खेतिहर मजदूरों को मजबूरी में कटाई और बुआई में सस्ते में काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास दूसरे रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होंगे। तो एक तरीके से जमींदारों को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरा नियम जोड़ा गया है। ऐसे और भी कई तरीके के प्रावधान है जिसे लेकर किसानों और मजदूर संगठन ने साफ तौर पर कहा है कि ये पहले जो मनरेगा कानून के मद्देनजर कानूनी अधिकार मिल रहा था वो स्कीम ड्रिवन अधिकार हो चुका है, यानी कोई अधिकार नहीं है बल्कि स्कीम के हिसाब से चल रहा है। पहले लोग अपने हिसाब से रोजगार की मांग अपने अधिकार के तौर पर कर सकते थे, पूरे साल रोजगार की मांग कभी भी कर सकते थे। अब एक टाइम में आकर रोका जाएगा दोस्तों, यानी जो पीक सीजन होगा कटाई बुआई का उसमें रोक दिया जाएगा, तो उसमें कोई अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यानी रोजगार अगर किसी व्यक्ति को उस टाइम पे चाहिए तब भी रोजगार उपलब्ध नहीं कर सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता है। इससे पता चलता है कि अधिकार से हटाकर इसे स्कीम ड्रिवन योजना में तब्दील कर दिया गया है। उनका आरोप है कि ग्राम सभा की भूमिका और मजदूरों की मांग आधारित रोजगार की शक्ति और सामाजिक ऑडिट जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया गया है, जबकि ऊपर से तय लक्ष्यों और प्रोजेक्टों पर जोर दिया गया है। सबसे ज्यादा आंदोलन उस प्रावधान को लेकर हो रहा है जिसमें कटाई बुआई के मौसम में योजना के संचालन पर रोक और सीमांकन की गुंजाइश है। किसान मजदूर संगठन के मुताबिक इसका सीधा मतलब यह है कि खेतिहर मजदूरों के पास मनरेगा जैसा विकल्प नहीं रहेगा, वे दबाव में काम करेंगे, सस्ते में काम करेंगे, जमींदारों के यहाँ और मजबूरी हो जाएगी काम करना, और राज्यों के ऊपर पैसे का बोझ बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल आधारित सिस्टम को लेकर भी आशंका जाहिर की गई है कि कमजोर प्रशासनिक क्षमता वाले जिले के अंदर भुगतान करने में और ज्यादा देरी होगी, क्योंकि पूरा डिजिटल माध्यम से होगा और नाम कटने के साथ साथ डेटा ड्रिवन बहिष्कार जैसे समस्याएं भी सामने आ सकती है। यानी कहीं चुनाव होगा तो वहां पर ज्यादा लोगों को रोजगार मिल जाएगा और कहीं जहां चुनाव नहीं होगा वहां पर लोगों को वंचित भी किया जा सकता है, क्योंकि सारा डिजिटल माध्यम से होगा। इसके बाद दोस्तों अब सड़क पर कैसे संघर्ष होगा इसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन की ओर से ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों दरअसल हुआ ये कि
वीबीजी रामजी कानून के खिलाफ विरोध केवल संसद तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सड़क पर भी और तेज होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही 16 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय विरोध दिवस यानी ऑल इंडिया विरोध दिवस मनाने की घोषणा कर दी है, जिसमें बीज विधेयक 2025, बिजली विधेयक 2025 और नए श्रम कानूनों का विरोध किया जाएगा। और इसके साथ में अब संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि वो मनरेगा योजना को हटाकर लाए गए वीबीजी रामजी योजना का विरोध भी इससे जोड़ रहे हैं। यानी वीबीजी रामजी योजना श्रम कोड और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में नए कानून जन विरोधी बहुआयामी हमला है। इसीलिए 16 तारीख को जो देशव्यापी आंदोलन बुलाया गया है 16 जनवरी को, उसमें इन मुद्दों को भी जोर शोर से उठाया जाएगा। यानी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष तो पहले से ही मनरेगा योजना हटाए जाने का विरोध कर रही है दोस्तों। उसके बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन मिला है तो इससे आंदोलन और ज्यादा आगे बढ़ेगा। इसके बाद केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने संयुक्त मंच पर 12 फरवरी 2026 को यानी तकरीबन सवा महीने के बाद देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है दोस्तों, जिसमें वीबीजी रामजी योजना को भी शामिल किया गया है। यानी इस कानून को वापस लेने की भी मांग शामिल की गई है, क्योंकि ये मजदूरों से भी जुड़ा हुआ, खेतिहर मजदूरों से जुड़ा हुआ मामला है। राजनीतिक तौर पर यह टकराव 2026 और उसके बाद चुनावी परिदृश्य में काफी अहम माना जाएगा, क्योंकि ग्रामीण मतदाता, खेतिहर मजदूर और मनरेगा के परंपरागत लाभार्थी बड़े पैमाने पर इस बहस में जुड़ रहे हैं दोस्तों। और एक तरफ से सरकार विकसित भारत के तथाकथित नैरेटिव 2047 के तथाकथित विजन के साथ दे रही है और दूसरी तरफ मजदूर किसान संगठन इसे रोजगार के अधिकार का संकुचन बताते हुए ग्रामीण श्रम बाजार को असुरक्षित बनाने की दिशा में कदम बता रहे हैं। आने वाले महीनों के अंदर आंदोलन की मशाल और तेजी से जलने वाली है और वीबीजी रामजी योजना इसका एक नया उदाहरण बनने जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि वीबीजी रामजी योजना का पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि किसान संगठन और मजदूर संगठन जब जिस मुद्दे को उठाते हैं उसे लेकर बीजेपी सरकार के हाथ पैर फूलने लगते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें एक दिन पहले हमने आपको रिपोर्ट में बताया था दोस्तों कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पुणे के प्रभारी सतेज पाटिल को फोन लगाया था अजीत पवार ने और उनसे बातचीत करते हुए पुणे के महानगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की मांग की थी और कांग्रेस और एनसीपी मिलकर चुनाव लड़े, ये बोल रहे थे दोस्तों। हालांकि पाटिल के मुताबिक उन्होंने जवाब दिया कि वे प्रस्ताव राज्य के नेतृत्व और स्थानीय नेताओं से चर्चा के बाद हाईकमान को भेजेंगे और प्राथमिकता महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ने की रहेगी। यानी एनसीपी अजीत पवार गुट के साथ में गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये पार्टी आलाकमान तय करेगा। ऐसे में दोस्तों कल ही संजय राउत ने राहुल गांधी को जर्मनी में फोन लगाकर गठबंधन को लेकर बातचीत की थी दोस्तों। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर एक नए तरीके का समीकरण देखने को मिल रहा है। अब जो खबर सामने आ रही है दोस्तों उसके अनुसार एनसीपी के दोनों गुटों का आपस में समझौता होने वाला है। महाराष्ट्र की राजनीति में महाधमाका हुआ है। अजीत पवार ने दिए हैं एनसीपी के दोनों गुट के विलय के संकेत। आपको बता दें कि एनसीपी के नेता अजीत पवार और शरद पवार अलग अलग पार्टी चलाते हैं। शरद पवार की ओरिजिनल एनसीपी पार्टी को तोड़कर अजीत पवार लेकर चले गए थे दोस्तों। इसके बाद शरद पवार को अपनी नई पार्टी बनानी पड़ी, नया चुनाव चिन्ह तैयार करना पड़ा। ऐसे में अजीत पवार और शरद पवार के गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से एक साथ आने की कोशिश में लग गई है दोस्तों। दोनों खेमे के नेताओं ने खुले तौर पर इसके संकेत दे दिए हैं। एनसीपी एपी यानी अजीत पवार गुट और एनसीपी एसपी यानी शरद पवार गुट के नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं आई है दोस्तों। एनसीपी एपी के अध्यक्ष अजीत पवार ने मुंबई में बताया कि दोनों गुटों के बीच में विलय को लेकर बातचीत चल रही है और इस पर शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी। अजीत पवार ने संकेत दिए हैं कि अगर सहमति बन गई तो दोनों पक्ष आगामी नगर निगम चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेंगे। इसके लिए दोनों के पदाधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं। रकंपा एसपी यानी शरद पवार की पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने कहा कि पदाधिकारियों की बैठक में दोनों गुटों को फिर से साथ में लाने पर चर्चा की गई है। उनके अनुसार अधिकांश पदाधिकारी और कार्यकर्ता चाहते हैं कि कई सारी शर्तों को जो नेता रखेंगे उसके आधार पर आगे तय होगा। यानी शरद पवार गुट के कई सारे नेताओं की शर्तों के आधार पर ही तय होगा कि किस तरीके से आपस में समन्वय होगा और दोनों गुट एकजुट होकर फिर से वापस से पुरानी एनसीपी बन जाएंगे। हालांकि दोस्तों अभी इस पे काफी ज्यादा चर्चा जारी है। दोनों गुट के लोग प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता से बातचीत करना, उसके बाद शरद पवार की पार्टी और अजीत पवार की पार्टी का एकजुट होने को लेकर चर्चा चलना, ये कहीं ना कहीं संकेत जरूर दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ बातचीत का असर हुआ होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी उस पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं कर सकती जो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिस्सा है। यानी अजीत पवार की पार्टी के साथ में गठबंधन तभी होगा जब अजीत पवार की पार्टी गठबंधन यानी महायुति गठबंधन एनडीए गठबंधन से अलग हो जाए। ऐसे में दोस्तों इसीलिए आपस में बातचीत करके पुरानी पार्टी यानी जो पार्टी टूट चुकी है, जो एक बड़ी एनसीपी पार्टी हुआ करती थी, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होती थी, उसका स्वरूप वापस लौटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखते हैं शरद पवार की पार्टी के नेताओं की क्या शर्तें होती है और क्या कांग्रेस पार्टी के नेता के शर्त के आधार पर ही इस तरीके से दोनों गुटों को एकजुट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कई तरीके के सवाल है दोस्तों। शुक्रवार को लेकर स्पष्टीकरण जो आएगा आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
चुनाव आयोग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें तकरीबन 42 लाख नाम हटाए गए हैं। 19 लाख पुरुष के नाम और 23 लाख महिलाओं के नाम लिस्ट से उड़ा दिए गए हैं। लिस्ट में 8,46,000 लोग मृत पाए गए हैं, 8,42,000 लोग अनुपस्थित पाए गए हैं और 22,78,000 लोग शिफ्ट हो चुके हैं। ये जानकारी है। 2,76,000 डुप्लीकेट पाए गए हैं। इसके अलावा केरल में 24,08,000 मतदाताओं और छत्तीसगढ़ के अंदर 27 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 6,42,000 मतदाताओं की मौत हो चुकी है। 19,13,000 दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं और 1,79,000 डुप्लीकेट पाए गए हैं। केरल विधानसभा की सभी 140 सीटों पर 2026 में चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, यानी कुछ महीने के अंदर केरल में चुनाव की घोषणा होने वाली है और टोटल केरल से 24 लाख वोटर हटाए गए हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने 7 राज्य जिसमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। इन राज्यों में अलग अलग कारणों से 2,70,00,000 से ज्यादा नाम हटाए गए थे। इनमें से ज्यादा 97 लाख तमिलनाडु से और गुजरात से 73 लाख, बंगाल से 58 लाख और राजस्थान से 44 लाख ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में से नाम बाहर किए गए थे। अब देखते हैं इस पूरे मामले पर आगे और क्या क्या जानकारी मिलती है दोस्तों। कुल मिलाकर 28 लाख, 30 लाख, 50 लाख इस तरीके से नाम हट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या यह आंकड़ा 1 करोड़ के पार टपेगा, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर 97 लाख का आंकड़ा आया था। और योगेंद्र यादव एकदम सही बोल रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम कट रहे हैं और इस पर विपक्ष समेत सभी लोगों को एक साथ काफी ध्यान देना चाहिए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही बात है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री ने अपनी ही सरकार की पोल खोल दी है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है दोस्तों। नितिन गडकरी कहते हैं कि मैं 2 दिन दिल्ली में रहता हूं, इन्फेक्शन मुझको हो जाता है। राजधानी दिल्ली के प्रदूषण से बुरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी, जो वरिष्ठ नेता भी है दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जब कुछ दिनों तक दिल्ली में रहकर बुरी तरीके से परेशान हो जाते हैं तो आम जनता का कितना बुरा हाल होगा, ये तो सोचने से भी डर लगता है दोस्तों। लेकिन बीजेपी सरकार के किसी एक मंत्री ने कम से कम हौसला जुटाकर ये बात तो बोली है कि वो दिल्ली में रहते हैं तो उनको प्रदूषण के कारण इन्फेक्शन हो जाता है और ये हाल लगभग सभी लोगों का है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी की सरकार ने अभी हाल फिलहाल के अंदर संसद भवन के अंदर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि फेफड़ों में होने वाली बीमारी का किसी भी तरीके से एयर पॉल्यूशन के साथ में यानी खराब प्रदूषण हवा से कोई लिंक नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी की सरकार जब इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि खराब हवा के कारण कई सारे लोग परेशान चल रहे हैं, तो फिर कम से कम अपने मंत्री का बयान ही बीजेपी के लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि उनका मंत्री जब थोड़े से में इतना परेशान हो जाता है प्रदूषण के कारण तो आम जनता का कितना बुरा हाल है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी वाले ऐसा लग रहा है कि एयर पॉल्यूशन को लेकर यानी हवा की खराब गुणवत्ता को लेकर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। और वैसे भी नरेंद्र मोदी की बात करें तो नाम के लिए नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहते हैं दोस्तों, वरना ज्यादा टाइम तो वो बाहर ही घूम रहे होते हैं। कभी बंगाल में होते हैं, कभी विदेश में होते हैं, कभी गुजरात में होते हैं, कभी तमिलनाडु में होते हैं, तो दिल्ली में तो रहना होता नहीं है प्रधानमंत्री का। तो उनको क्या पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर आम जनता कितनी बुरी तरीके से परेशान हो चुकी है एयर पॉल्यूशन के कारण, वायु प्रदूषण के कारण। और दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी ज्यादा टाइम अपने ऑफिस में रहते होंगे जहां पर उन्होंने बड़े बड़े एयर प्योरीफायर लगा रखे हैं। आम जनता जो सड़कों पर काम कर रही है वो पूरी तरीके से त्रस्त आ चुकी है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीएमसी के चुनाव से पहले महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान लगातार जारी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केवल 52 सीटें देने का वादा किया गया था शिंदे से, लेकिन शिंदे की पार्टी यानी एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने कह दिया कि वो 120 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद बीजेपी ने 52 से बढ़ाकर 90 सीटें देने का फैसला लिया, यानी अचानक से इतनी सीटें बढ़ा दी गई। तो फिर शिंदे की पार्टी को समझ में आ गया कि बीजेपी वाले जानबूझकर शिंदे की पार्टी का यानी शिवसेना का अपमान कर रहे हैं और अब शिवसेना पार्टी की ओर से अपनी दावेदारी 120 सीटों पर एकदम अडिग रखी गई है। बीएमसी के चुनाव में बीजेपी कम सीटें देकर जैसे तैसे गठबंधन के अंदर 3 लोगों को चुनाव लड़वाना चाहती है, यानी एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना। लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी ने कहा है कि वो 120 से नीचे चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी के पास काफी कम सीटें होगी अजित पवार को देने के लिए। तो बीएमसी चुनाव के अजित पवार बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे, क्योंकि अजित पवार एनसीपी, एसपी यानी शरद पवार को साथ में लाना चाहते हैं, उनकी पार्टी के साथ वापस से गठजोड़ करना चाहते हैं, यूं कहिए कि पुरानी एनसीपी बनाना चाहते हैं ताकि बीएमसी के चुनाव में कुछ सीटें अपने दम पर जीत जाए। हालांकि बीएमसी के चुनाव के नतीजे इस बात पर निर्भर करेंगे कि कौन सा गठबंधन मजबूती से बना है। और कांग्रेस पार्टी को लगातार एमएनएस पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा मनाया जा रहा है। देखते हैं बीएमसी का चुनाव किस और मुड़ता है दोस्तों। लेकिन अभी तो शिवसेना, शिंदे और बीजेपी के बीच में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान लगातार जारी है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान देश के चुनावी लोकतंत्र में एक बेहद चिंताजनक स्थिति की ओर देश का रुख किया है। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास 10,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम बैंक का बैलेंस है। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरीके से भारी वित्तीय असमानता लोकतांत्रिक मुकाबले के बुनियाद पर चोट पहुंचाती है। यानी एक और भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास 10,000 करोड़ का बैंक का बैलेंस है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो मुख्य विपक्षी दल है, उनके पास केवल 200-250 करोड़ रुपए है। यानी कहां पर 250 करोड़ रुपए, कहां पर 10,000 करोड़ रुपए, जमीन आसमान का अंतर है। जबकि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की सीटों का अंतर 141 सीटों का है। दोस्तों, उस हिसाब से भी बीजेपी के पास क्योंकि 2 गुनी सीट है तो उनके पास 2 गुना चंदा होना चाहिए था। 4 गुना चंदा होता तब भी चल जाता, लेकिन यहाँ पर तो 40 गुना ज्यादा पैसा है भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी की तुलना में। दोस्तों, और कांग्रेस की इतनी स्थिति खराब होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी आज देश के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ज्यादातर राज्यों के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत रखती है। यानी कांग्रेस पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट शेयर हर राज्य के अंदर में है। पूरे के पूरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की भूमिका रहती है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी वाले क्या इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, इसीलिए वो इन पैसों का इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी से ज्यादा रैलियां और तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा फैलाकर चुनाव को प्रभावित करते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों की जो अभी फेवरेट पार्टी बीजेपी बनी पड़ी है, ये कोई ऐसे ही नहीं बनी, इसके पीछे बड़ा कारण है राहुल गांधी जो बोलते हैं बात एकदम सही है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बीजेपी के लोग काम करते हैं और इसीलिए इनको चंदा मिलता है, क्योंकि फ्री फंड में कोई चंदा तो देता नहीं है। दोस्तों, कोई दान दक्षिणा करने के लिए तो बैठा नहीं है कि करोड़ों रुपए फ्री में मुफ्त में किसी पार्टी को दे दे। तो बीजेपी को जो करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, 10,000 करोड़ जो इन्होंने इकट्ठा किए हैं, कुछ तो इन्होंने ऐसा किया होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति इनसे इतने ज्यादा खुश हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन करने के बावजूद बीजेपी के पास जमकर पैसा आ रहा है। इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से पैसा आता है। साथ साथ देश के अंदर कानून व्यवस्था और जो कोर्ट का सिस्टम है दोस्तों, वो कितनी बुरी तरीके से भारत के अंदर एकदम सड़ चुका है, इसका एक उदाहरण सामने आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर को 2017 के उन्नाव बलात्कार वाले मामले को लेकर जमानत दे दिया। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर एक प्रभावशाली व्यक्ति था दोस्तों। उसने 17 साल की एक लड़की के साथ में दुराचार किया और इसके बाद जब इसे गिरफ्तार करने को लेकर आनाकानी हुई तब ये मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ा दोस्तों, और इस पर कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी और तमाम बड़े नेताओं ने मुद्दे को उठाया तो बीजेपी बैकफुट पर गई दोस्तों, और आखिरकार इस पर कार्रवाई हुई। कुलदीप सेंगर को पार्टी से हटाया गया। इसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो रही थी और बाद में पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए और केस वापस करने के लिए थाने से कई सारे पुलिस वाले घर पहुंचते हैं और पीड़िता के पिता को आर्म्स एक्ट में यानी हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद पुलिस टॉर्चर में मृत्यु हो जाती है पीड़िता के पिता की दोस्तों। यानी इतना गंभीर मामला था, इस लेवल का हाई प्रोफाइल मामला था, इसके बावजूद जमानत दे दी गई है। अब उन्नाव बलात्कार वाले मामले को लेकर इंडिया गेट पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन करने के लिए परिवार के लोग पहुंचे हैं। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है दोस्तों की जजों को देखना चाहिए कि कितना संगीन मामला है और ये भाजपा का पूर्व विधायक है और इसकी अपने क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ है। जब पुलिस वाले इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं और पीड़िता के पिता पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज करके उसकी हत्या कर सकते हैं तो ये व्यक्ति कितना खूंखार है इन्हीं बातों से समझा जा सकता है। इसके बावजूद इसे जमानत दिया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि ये बहुत गंभीर मामला है और कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो न्याय व्यवस्था है उसके ऊपर करारा तमाचा है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बंगाल में रहना है तो बिहार के वोटर लिस्ट से नाम कटवा ले। कोलकाता में ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी के ब्लॉक लेवल के एजेंट्स की बैठक के दौरान की कई ऐसे लोग हैं जिनका पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार के वोटर लिस्ट में भी नाम है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में रहना है तो यहाँ के वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाए और बिहार की मतदाता सूची से अपना नाम कटवा ले। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी वाले 1.5 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला है। वर्धमान जिले के अंदर दूसरे राज्यों खासकर बिहार से मोटरसाइकिल से लोगों को लाया जा रहा है। इस तरीके के भी आरोप उन्होंने लगाए हैं और आरोप है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति के परिदृश्य को चेंज करने के लिए बीजेपी बिहार से बड़ी संख्या में लोगों को लेकर आ रही है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य की मंत्री प्रतिमा बागरी को फटकार लगाई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनको बुलाया गया था और कहा गया कि मंत्री होते हुए विपक्ष के जैसा आचरण करने पर उन्हें लेकर नाराजगी जताई है मुख्यमंत्री ने। दरअसल दोस्तों एमपी के राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने सतना जिले के अंदर पोड़ी मनकहरी मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने अपने पैर से गिट्टी डामर हटाते हुए गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़ा किया, यानी गुणवत्ताहीन काम का आरोप लगाया था। वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, यानी साफ तौर पर भ्रष्टाचार नजर आ रहा था दोस्तों। भ्रष्टाचार को उजागर किया मंत्री ने, तो फिर मुख्यमंत्री बुलाकर बोल रहे हैं कि आप विपक्ष की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। यानी इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि भ्रष्टाचार को उजागर करना भी बीजेपी सरकार में एक मनाही है। यानी भ्रष्टाचार कर ले
इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन जब भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है एक मंत्री तो उसको बुलाकर फटकार लगाई जा रही है। आप लोग भी समझ सकते हैं दोस्तों कि खुलेआम इस तरीके की हरकतें चल रही है और ये डर भी नहीं लग रहा कि मीडिया वाले रिपोर्ट छापेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री कैसे भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले मंत्री को ही उल्टा हड़का रहे हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस तरीके की मानसिकता के बारे में और मुख्यमंत्री मोहन यादव के बारे में। साथ साथ बीएमसी के चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तैयार हो चुका है और जल्द घोषणा कर दी जाएगी। अब सारा पेच इस बात पर फंसा हुआ है कि क्या कांग्रेस पार्टी इन दोनों भाइयों के साथ में आकर चुनाव लड़ेगी या अलग से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के पास दो विकल्प है, अकेले भी चली जा सकती है या वीवीए यानी वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ जा सकती है चुनाव लड़ने के लिए। आप लोग क्या चाहते हैं दोस्तों? क्या महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी को दोनों भाइयों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? क्या गारंटी है कि मराठी वोट लेकर आ पाएंगे ये दोनों भाई उद्धव और राज? साथ साथ दोस्तों राजस्थान के आईएएस अधिकारी टीना डाबी को किसी छात्र ने रील स्टार बोल दिया था, इस पर उनको हिरासत में ले लिया गया। जब ये मामला काफी ज्यादा शेयर किया गया दोस्तों तो अब सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से भी बोला गया कि ये एक और दिन है जब भारत के ब्यूरोक्रेट्स यानी अधिकारियों के द्वारा असहिष्णुता भारत में दिखाई जा रही है और अधिकारी भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर और भी कई तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है दोस्तों, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ अखिलाक के लिंचिंग वाले केस मामले में योगी सरकार को बड़ा झटका लगा, कोर्ट ने खारिज की है केस वापसी की अर्जी। अदालत ने अभियोजन की अर्जी को आधारहीन और महत्वहीन बताते हुए खारिज कर दिया और यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस फैसले से मुकदमे की चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या वापस से याचिका दाखिल की जाएगी कोर्ट के अंदर। कुल मिलाकर योगी सरकार ने याचिका दाखिल करते हुए मुकदमे को वापस लेने के लिए बोला था, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, यानी मुकदमा चलता रहेगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।